जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आपने इस क्लास को मिस कर दिया तो समझ लो कि आपका संविधान ही अधूरा है, आपकी पॉलिटी जो टॉपिक है वही अधूरी है। क्योंकि आज मैं जो आपके सामने लेकर आया हूं अपने आप में मूल अधिकार है, अपने आप में एक संविधान है, अपने आप में एक न्यायपालिका है जो हमारे स्वतंत्रता अधिकारों को रक्षा करता है। हमारे स्वतंत्रता अधिकारों को लागू करवाने में इनका क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि हमारे मूल अधिकारों को कोई ठेस पहुंचाता है या उन्हें कटौती करने की कोशिश किया जाता है तो उसे शून्य घोषित कर सकता है। कौन? आर्टिकल 32, जिसमें न्यायालय की बात की गई दोस्तों, जिसमें न्यायालय बोलता है कि जितने भी भारतीय नागरिक को मूल अधिकार मिले हैं उनको दिलवाने की गारंटी, उनको रक्षा करने की गारंटी, उनको लागू करवाने की गारंटी किसके पास होती है? वो माननीय न्यायालय के पास होती है। तो इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना। आज की वीडियो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि आर्टिकल 32 में क्या है, कितने प्रकार के रिट हैं। आधे लोगों को तो यह भी नहीं पता होगा कि रिट होता क्या है। बट आज मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि आर्टिकल 32 के अंदर जो 5 प्रकार के रिट दिए गए हैं वो रिट क्या है, उसे क्यों दिया गया है, उसके अंदर क्या चीज है, वो किस पर लागू होता है। एक एक स्टेप आपको बताने वाला हूं, बस आप लोग वीडियो में बने रहना। दोस्तों इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था आप उसमें जाकर देखना, उसमें पहले रिट की मैंने जिक्र कर दी है, यानी यानी अनुच्छेद 32 का इससे पहले भी क्लासेस हो चुकी, ये तीसरा क्लास है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में दोस्तों 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं जो कि हमारी स्वतंत्रता को लागू करवाने के लिए ये माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला हमने जो रिट था उसको हमने इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा दिया है। तो आज की क्लास में दूसरा रिट और तीसरा रिट को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला रिट दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण था, उसके डिटेल में हमने बात की है। उसके डिटेल को आप लोग को देखना है तो आप लोग प्लीज इससे पहले वाला वीडियो जाकर देखिए, उसमें बहुत बढ़िया से समझाया गया है। तो आज हम बात करेंगे दूसरे और तीसरे रिट के बारे में। तो आइए देखते हैं दोस्तों दूसरे और तीसरे रिट में क्या कहा गया है, माननीय न्यायालय के द्वारा इसमें क्या आदेश दिए गए हैं हमारे लिए और प्रशासन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, दूसरा जो रिट है उसे कहा जाता है परमादेश। क्या दोस्तों? उसे कहा जाता है परमादेश, उसे इंग्लिश में कहा जाता है मंडामस कहा जाता है। क्या दोस्तों? मंडामस कहा जाता है। और एक चीज मैं आपको बार बार मैं ये बता रहा हूं कि इसकी जो रिट की जो इंग्लिश मीनिंग है और हिंदी मीनिंग है ये आपको दोनों याद होना चाहिए दोस्तों। अब ये नहीं कि आप हिंदी मीडियम के है तो इसके टर्म को याद नहीं कर सकते। भाई साहब ये बहुत छोटा है, इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बन चुके हैं इंग्लिश में भी डायरेक्ट और हिंदी में भी डायरेक्ट। तो इसलिए इसे दोनों टर्म को आपको याद करना पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न दिस टर्म। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। इसके आगे क्या कह रहा है? यह निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं जारी किया जाता। क्या दोस्तों? जो परमादेश है दोस्तों वो निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता है। इससे पहले मैंने जो क्लास ली है उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण को बताया गया है। तो उस रिट में उसमें निजी व्यक्ति और लोक प्रशासन के विरुद्ध, मतलब दोनों के विरुद्ध जारी किया जाता है। क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण। आप लोग उसको जाके देखना डिटेल में, मैंने उसको अच्छे से समझाया है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को निजी और लोक प्रशासन अधिकारी यानी दोनों के विरुद्ध जारी किया जाता है। बट अगर परमादेश की बात किया जाए, मंडादेश की बात किया जाए तो वह निजी व्यक्ति के विरुद्ध लागू नहीं किया जाता है, बल्कि वह केवल लोक अधिकारी के विरुद्ध यानी लोक अधिकारी के मध्य जारी किया जाता है, यानी लोक निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता है। यह चीज आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी। बट इसके अंदर ही एक चीज ऐसी दी गई है जिसे अगर आप थोड़ा सा अगर इग्नोर करेंगे दोस्तों तो ये जितने लाइन पढ़े हैं ना सब का सब एकदम मतलब कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। क्या दोस्तों? आइए देखते हैं। इसमें कहा गया है लेकिन यहीं पर एग्जामिनर आपके साथ खिलवाड़ करेगा और आपको फेल करने की, आपको एग्जाम से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। बट जो मेरी क्लास को देख रहे हैं उनको ऐसा काम नहीं करना, उसको बाहर नहीं निकलना है, उनको क्वेश्चन गलत नहीं करना है। क्या दोस्तों? इसमें कहा गया है लेकिन राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध कभी भी परमादेश जारी नहीं किया जाएगा। आई होप आप लोग ये चीज कनेक्ट कर पा रहे होंगे। क्या दोस्तों? इसमें कहा गया है कि जो परमादेश है, जो मंडादेश है, वो निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता है, बल्कि यह केवल लोक प्रशासन यानी लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, उसमें भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से फंसाता है। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध मंडामस कभी भी जारी नहीं किया जाता है। यह चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इतना तो मैंने आपको बता दिया कि भाई जारी किया जाता है, किसके विरुद्ध जारी किया जाता है और किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जाता है। यह चीज आपको क्लियर हो गई होगी। बट हम इसके आगे देखते हैं कि अगर ये जारी किया जाता है तो किस लिए जारी किया जाता है और कब जारी किया जाता है, यह चीज तो आपको जानना पड़ेगा ना दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसके आगे क्या कहा है। इसे तब जारी किया जाता है, कब दोस्तों? तो इसको भी देख लेते हैं। जब कोई अधिकारी अपने दायित्व को यानी अपने कार्य को सही से निर्वाहन यानी निभा नहीं रहा है तब क्या जारी किया जाता है? परमादेश यानी मंडादेश को माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। क्या? जैसे किसी का मान लीजिए
मैं दो एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। जैसे कोई अधिकारी है, उसका दायित्व तो है कि भारतीय नागरिकों की जिस समस्या है उसको सुने। अगर वो नहीं सुनता है, अपनी मनमानी करता है, यानी अपने जिसे जनता ने चुनकर उस प्रशासन को सीट पर बैठने का मौका दिया, अगर वही आकर के तानाशाही की तरह राज करने लगे और जनता के दायित्व को ना समझे, ना ही जनता के परेशानी को हल करे, तो ऐसे में न्यायालय द्वारा परमादेश जारी किया जाता है। तो वही कहा गया दोस्तों कि अपने दायित्व को निभा नहीं रहा या अपने दायित्व को जो नहीं निभा रहा है, कौन, जो प्रशासनिक अधिकारी होगा, जो लोक अधिकारी होगा, तो उसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा परमादेश यानी मंडमस जारी किया जाता है। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, परमादेश मंडमस ये जारी किया जाता है, लोक प्रशासन के विरुद्ध जारी किया जाता है और निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध यह कभी भी जारी नहीं किया जाता। क्या? परमादेश यानी मंडमस को। ठीक है। और ये जारी किस लिए किया जाता है? जब कोई प्रशासन, लोक प्रशासन या कोई अधिकारी हो, अब जिस दायित्व के लिए, जिस अधिकारी को काम करने के लिए, मतलब जिस कार्य को करने के लिए उस अधिकारी को उसकी कुर्सी पर बैठाया गया है, अगर वह अपनी कुर्सी पर रहकर जनता की आवाज को ना सुने, जनता के विरुद्ध तानाशाही पेश आए, तो ऐसे में न्यायालय द्वारा क्या किया जाता है? मंडमस जारी किया जाता है। ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, मैं पूरी तरीके से आशा करता हूं। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं नंबर तीसरा, जो तीसरा प्रतिषेध है दोस्तों, उसकी तरफ चलते हैं। तीसरा प्रतिषेध कह रहा है कि जब कोई न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था, क्या दोस्तों, ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा दोस्तों। अगर इधर उधर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये चीजें जो रिट है ये सबके बस की बात नहीं है। अगर इसे अच्छे से समझेंगे तभी आपको समझ में आती है, वरना सबको पता है कि आर्टिकल 32 में माननीय न्यायालय की बात की गई, सर्वोच्च न्यायालय की बात की, बस उससे आगे किसी को, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं किसी को नहीं पता होगा, बट कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों तो एकदम ही नहीं पता होगा कि रिट होता क्या, इसे जारी कब किया जाता है और क्यों किया जाता है। वैसी चीज को मैं अच्छे से डिस्कस कर रहा हूं। किताबी भाषा में तो आप पढ़ सकते हैं, मगर जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं उस तरीके से आप किताब से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे दोस्तों। यही चीज मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। तो प्रतिषेध कह रहा है कि जब कोई न्यायिक और अर्धन्यायिक संस्था, अतः कहने का मतलब है जब कोई न्यायिक संस्था या अर्धन्यायिक संस्था, ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, किसी क्षेत्र अधिकार का उल्लंघन कर, मतलब जो उसका दायित्व है उस दायित्व को पार करके, उस दायित्व को उल्लंघन करके वो क्या कर रही है? कोई कार्यवाही कर रही हो, मतलब जो उसका दायित्व है उस दायित्व को पार करके क्या कर रहा है? कोई भी कार्यवाही कर रहा हो और उस कार्यवाही को बीच में रोकने के लिए, क्या दोस्तों, उस कार्यवाही को बीच में रोकने के लिए न्यायपालिका द्वारा क्या जारी किया जाता है? प्रतिषेध रिट जारी किया जाता है। क्या दोस्तों? न्यायपालिका द्वारा प्रतिषेध रिट जारी किया जाता है। एक बार इसको भी मैं एक बार फिर से मैं पुनः दोहराने की कोशिश करता हूं, इससे आप लोग, जिसको समझ में आ गया ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो फिर से सुनेगा। ठीक है। प्रतिषेध का मतलब यह है कि इसमें कहा गया है दोस्तों, प्रतिषेध का भी इंग्लिश आपको याद होना चाहिए, जिसे कहा जाता है प्रोहिबिशन कहा जाता है, प्रोहिबिशन कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि अंग्रेजी और हिंदी दोनों से प्रश्न बनाए गए हैं, डायरेक्ट अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें कहा गया है कि कोई भी न्यायिक अर्धन्यायिक संस्था, क्या दोस्तों, कोई भी न्यायिक अर्धन्यायिक संस्था किसी क्षेत्र अधिकार का, मतलब जो उसका क्षेत्र है, जो उसका क्षेत्र है उसी में काम ना कह करके वो अपने क्षेत्र से बाहर किसी चीज में, यानी मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारा खेत है, मान लो हमारा खेत है, तो हमारा तो खेत है जिसमें उसमें मेरा वही हक रहेगा। अगर हम अपने खेत को छोड़ करके किसी दूसरे खेत में हल की जुताई बुआई कर रहे हैं, वो तो भाई हमारे क्षेत्र अधिकार से बाहर हुआ। तो अगर हम अपने क्षेत्र अधिकार से काम ना करके दूसरे क्षेत्र अधिकार में काम करते हैं, मतलब दूसरे के जमीन में काम करते हैं या दूसरे के किसी क्षेत्र में काम करते हैं, तो ऐसे में क्या कहता है? ऐसे में न्यायालय कहता है कि भाई ये बंदा सही नहीं है, ये इसको जितना कार्य दिया गया है, इसको जितना कार्य दिया गया है, ये अपने कार्य को तो संभाल नहीं पा रहा है, ये कूद के दूसरे के कार्य में यानी दूसरे के खेत में जाके काम कर रहा है। तो ऐसे में भाई इस पे रोक लगाया जाए। तो उसी को रोक लगाने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है प्रतिषेध, जिसे प्रोहिबिशन कहा जाता है। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कि परमादेश क्या कहा जाता है, परमादेश किसे कहा जाता है और प्रतिषेध किसे कहा जाता है। इसमें दोस्तों 5 प्रकार की रेट थी, मैंने 2 प्रकार की रेट हमने आज हमने डिस्कस किया है, कल 2 और बची है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो कल 32 पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। उसके बाद परसों हम चलेंगे आर्टिकल 33 की तरफ, जो कि अपने आप में भी, उसमें भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कही गई है। जी दोस्तों, मैं इन आर्टिकल को एक एक चीज करके इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आप
लोकल लैंग्वेज में अपने आप को कनेक्ट कर पाएं। किताबी भाषा तो समझ लेते हैं बट उतना ज़्यादा हमें याद नहीं रहता, क्योंकि जब हम किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जब अपने घरेलू मामले से कनेक्ट करके समझते हैं, लोकल एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, तो चीज़ें हमें देर तक याद रहती है, ज़्यादा समय तक याद रहती है, वो भूलती नहीं है। इसलिए मैं आपको और इजी करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने 2 डिस्कस किए, क्या पहला दूसरा रीड और तीसरा रीड। कल हम चौथे और 5वें रीड को हम पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले। तो प्लीज वीडियो को मिस मत करना, और आज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट देना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और भी इससे पहले की क्लास देखना हो तो आप देख सकते हैं, मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। उसमें प्रस्तावना नागरिकता को समाप्त कर दिया गया है। ये मूल अधिकार का टॉपिक 3rd टॉपिक चल रहा है, जो कि बहुत ही जल्द हम इसको भी समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए, और एक बार ना समझ में आए तो दोबारा देखिए। फिलहाल मैंने तो पूरी जान लगा दी है वीडियो में समझाने के लिए कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। कल मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद क्लास।